मेरा संबंध एक गांव से था। शिक्षा की कमी और सही हालात न होने की वजह से यहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। हालात पहले ही बहुत बुरे थे कि एक दिन किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से मेरे पति को किसी ने गोली मार दी। जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया। मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ऊपर वाले पर भरोसा रखा। वक्त इतना कठिन आ गया कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। इस वाक्य के बाद हम गांव से दिल्ली आ गए। भाई महेश यहाँ रिक्शा चलाता था। किसी दुश्मनी की वजह से उसने यही बेहतर समझा कि अपना इलाका छोड़कर दोबारा दिल्ली जैसे शहर में किस्मत आजमाए। उसकी शादी नहीं हुई थी, मगर अपनी शादी का ख्याल छोड़कर उसको अब मेरे बच्चे पालने की फिक्र सता रही थी। हम तबाह और खाली हाथ आए थे। इन दिनों गरीबी के जाल में हम बुरी तरह जकड़े हुए थे। महेश के एक दोस्त ने अपने क्वार्टर के एक कमरे में हमें सर छुपाने का आसरा तो दे दिया, लेकिन पेट भरने को 2 वक्त की रोटी हर हाल में चाहिए थी। इस तरह के हालात में पड़ोस से भी कोई हमारी मदद या मुलाकात को नहीं आता था। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि आते ही पुराने मालिक ने महेश की मदद की और उसे रिक्शा चलाने के लिए दे दिया। भाई दिन भर रिक्शा चलाता। मालिक को रोज सारे पैसे देने के बाद मुश्किल से इतने पैसे बचते जिससे 2 वक्त की रोटी पूरी हो पाती थी। एक दिन भाई सुबह सवेरे रिक्शा चलाने को घर से निकला तो वापस न आया। मैं बहुत परेशान थी। शाम 7 बजे तक वह हर हाल में रोज का राशन लेकर घर आता था, तभी हमारा खाना पकता था। मैं और बच्चे उसके आने के इंतजार में आंखें दरवाजे पर लगाए हुए थे। शायद कोई दूर की सवारी मिल गई होगी, इसलिए आज उसको आने में देर हो गई होगी। ऐसी ही सोचों से दिल को रात तक बहलाती रही। आखिरकार 3 दिन बाद दरवाजे पर कुंडी बजी और एक अजनबी ने आकर बताया कि महेश का एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज रफ्तार बस ने रिक्शा को टक्कर मार दी। रिक्शा चकनाचूर हुआ और साथ ही उसका सर भी चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गया था। मेरे भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। फिर उसे लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमें तो रिक्शा के मालिक ने तीसरे दिन खबर दी कि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला तुम्हें छोड़कर जा चुका है। इस खबर को सुनकर मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा था। भाई के जिस दोस्त के क्वार्टर में हम रह रहे थे, जब उसको महेश के मरने की खबर मिली तो अपनी माँ के साथ आया। उसकी माँ ने मुझे तसल्ली दी और वह 3 दिन तक मेरे साथ रहे। उन लोगों को हमारे हालात का पता था, इसलिए उन्होंने क्वार्टर खाली करने को नहीं कहा, बल्कि महेश भाई के दोस्त ने यह भलाई की कि कुछ पैसे अपनी माँ के जरिए मुझको दिए और 1 महीने का राशन भी दिलवाया दिया। उसकी माँ ने तसल्ली दी कि बेटी, जब तुम वापस अपने गांव जाना चाहो तो बता देना तुम लोगों को। मेरा बेटा टिकट लेकर बस में बैठा आएगा। कहने को तो हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन महेश के बाद भूख और गरीबी के डर ने कई दिनों तक सोने ना दिया। आसपास रहने वालों को पता चल चुका था कि रिक्शा चलाने वाला महेश हादसे में मर चुका है। पास पड़ोस से कुछ औरतें हमारी मदद के लिए आती और हमारी हमदर्दी के लिए पास आने लगी। उन्हीं में एक सब्जी बेचने वाले की पत्नी भी थी, जिसका घर हमारे क्वार्टर से कुछ दूरी पर था। महेश की मृत्यु के बाद वह रोज शाम को सब्जी देने आती। उसका पति सब्जी बेचने वाला था। दिन भर गलियों गलियों में घूमकर सब्जी बेचता था और शाम को बची कुची सब्जी उसकी पत्नी पास पड़ोस में दे देती थी, क्योंकि अगले दिन तक यह माल खराब हो जाता और बेचने के काबिल ना रहता था। ये सब्जियां कहीं से पकाने के काबिल और कुछ गली सड़ी भी निकलती थी, इसलिए जो इस्तेमाल के काबिल सब्जी होती उसे काट कर निकाल लेती और बाकी को फेंक देती थी। हमारी 1 वक्त की हांडी तैयार हो जाती थी। एक दिन उस सब्जी बेचने वाले की पत्नी सब्जी देने आई तो बोली, बहन, तुम्हारा लड़का घर पर बैठा रहता है, इसको मेरे पति के साथ कर दो। ये सुबह को उसके ठेले के साथ चलेगा, आवाज लगाता जाएगा और सब्जी बेचने में उनकी मदद करेगा। शाम को कुछ पैसे लेकर घर लौटेगा तो तेरा कुछ भला हो जाएगा। मेरी बात मानती हो तो कल सुबह इसको हमारे पास भेज देना। मैंने कुछ पल सोचा। मुझे लगा कि यह ऊपर वाला हमारे लिए रोजी रोटी का जरिया पैदा कर रहा है। ठीक है बहन, विवान सुबह आपके घर आ जाएगा। अगले दिन मैंने विवान को कुछ बातें समझाई और उसे नाश्ता करवाकर सब्जी बेचने वाले के घर भेज दिया। जो बात मैंने उसको समझाई थी
वह यह थी कि बेटा, ईमानदारी से काम करना और कभी चोरी से या गलत तरीके से एक पैसा कमाने की कोशिश भी न करना। देखना, हमारे लिए इज्जत से 2 वक्त की रोटी के लिए रास्ता निकल आएगा। तो विवान सब्जी वाले के साथ जाता रहा। शाम को सब्जी और कुछ रुपए भी वह देता, जिससे जिंदगी की कोई न कोई जरूरत पूरी हो जाती थी। तीसरे महीने उस नेक दिल इंसान ने एक दिन एक ठेला लेकर दिया और उस पर सब्जी भी डाल कर दी और कहा कि अब तुम्हें पता चल गया है कि ठेला कैसे चलाते हैं और कैसे ठेले पर माल बेचते हैं। तुम अलग से ठेला चलाओगे, शाम को मुझे दिन भर का हिसाब दिया करोगे और बचत हम आधी आधी कर लिया करेंगे। इस तरह विवान ने पहली बार मेहनत मजदूरी की और इस मुश्किल भरी दुनिया में कदम रखा। विवान के पास अपने मालिक का हिस्सा देकर इतने पैसे बच जाते थे कि हमारे घर का गुजारा चल पड़ा। सब्जी भी मुफ्त में मिल जाती थी। ये थोड़ी आमदनी हमारे लिए बड़ी बचत से कम नहीं थी। ज्यादा ऐशो आराम के सपने हमारी आंखों में नहीं थे। 2 वक्त की रोटी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसके बगैर जीना मुमकिन नहीं था और उसका भी इंतजाम मेरे भगवान ने कर दिया था। अब बस फिक्र थी रहने की, क्योंकि हम किराया नहीं दे सकते थे। मेरे भाई के दोस्त का दिया हुआ यह घर भी अस्थाई ठिकाना था। मम, अगर वह घर खाली करने को कह देता तो हम कहाँ जाते। बस मैं इसी फिक्र में घुलती रहती थी। ये मोहल्ला अब देखा भाला था, थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई थी। विवान जिन गलियों में फेरी लगाता था, करीब ही वहाँ बहुत सी कोठियाँ थीं जहाँ की औरतें इससे सब्जी खरीद लेती थीं। वह एक पेड़ के नीचे ठेला लगाए आवाज लगाता रहता। करीब के जो लोग थे वह आते और सब्जी खरीद लेते थे। उसकी रोजाना अच्छी बिक्री हो जाती। एक दिन वह पेड़ तले ठेला लिए खड़ा था। एक गाड़ी वहां आकर रुक गई। एक औरत कार से उतरकर उसके ठेले के पास आ गई, कुछ सब्जी खरीदी और पैसे देकर गाड़ी में जा बैठी। ये वहां रख दो, उसने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। विवान ने सब्जी का शॉपर गाड़ी में रखा तो उस औरत ने कार स्टार्ट कर दी और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। शाम का वक्त था, थोड़ी सी सब्जी रह गई थी। मेरा बेटा घर की तरफ चलने को था कि उसकी नजर पर्स पर पड़ गई। वह परेशान हो गया। वह कार वाली औरत पैसे देने के बाद पर्स उसके ठेले पर रखकर भूल गई थी। विवान ने घर लौटने का इरादा छोड़ दिया। उसे यकीन था कि कुछ आगे जाकर उस औरत को अपना पर्स याद आ जाएगा तो वह जरूर वापस पलटेगी। अगर उसको पेड़ के नीचे मौजूद न पाया तो वह परेशान हो जाएगी। शाम से रात हो गई। विवान का जी घबराने लगा। अब क्या करें, ठहरे या घर को चल दे, उसे हमारी फिक्र थी। रात को ज्यादा देर तक यहाँ ठहरे रहना भी सही नहीं था, मगर उसने हिम्मत न हारी और उस औरत के इंतजार में रुका रहा। यहाँ तक के आसपास की सभी दुकानें बंद हो गईं। रात के 10 बजने वाले थे। इसने सोचा कि अब इंतजार करना बेकार है, सुबह आकर फिर यहीं ठेला लगा लूंगा। आज नहीं तो कल वह औरत आ ही जाएगी। जैसे ही वह चलने को हुआ, सड़क से कार आती दिखाई दी। उस औरत को अपना पर्स याद आ गया था, लेकिन वो इस यकीन के साथ नहीं आई थी कि ठेले वाला उसे मिल जाएगा। विवान का ठेला देखकर उसने गाड़ी रोकी और बोली, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम इस वक्त मुझे यहाँ मौजूद मिलोगे। मैं कैसे जा सकता था मैडम, आपका पर्स मेरे ठेले पर रह गया था। मुझे तो यकीन था कि आप वापस लेने जरूर आएंगी। मैं बस आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए अपनी अमानत। वह औरत हैरत से उसे देखने लगी। उसने जल्दी से पर्स खोलकर देखा, फिर कार में बैठे आदमी को आवाज दी, इधर आओ, देखो यह है वह लड़का जिसको हम ढूंढ रहे थे। दोनों ने नोटों की गिनती की, सारी चीजें देखी, सब कुछ ज्यों का त्यों मौजूद था। यह गरीब लड़का किस कदर ईमानदार है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसने विवान की आस्तीनों और मेले कुचैले कपड़ों पर नजर डाली। तुम्हें खबर है इसमें कितने नकदी और जेवर थे? मैंने उसे खोल कर नहीं देखा। ठेले के नीचे रखी बोरी में छुपा दिया कि कहीं कोई और न देख ले। रात का वक्त है, यह इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बहुत डर रहा था। जी, अगर अब आप अभी यहाँ न आते तो मैं कल यहाँ आकर आपका इंतजार करता। अच्छा, तुम सब्जी क्यों बेचते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो, जबकि तुम्हारी उम्र तो पढ़ने की है। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। 3 छोटे बहन भाई और विधवा माँ है। मैं उनके लिए सब्जी बेचता हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे मामू थे, रिक्शा चलाते थे, एक्सीडेंट में वह भी हमें छोड़कर चले गए।
यह ठेला मेरा नहीं है, कमीशन पर चलाता हूँ, ठेले का मालिक इंतजार कर रहा होगा, मैं अब चलता हूँ। ठहरो, अपना इनाम तो लेते जाओ। जी मैं इनाम नहीं लूंगा, फटसी आपका था, आपको दे दिया, इसमें इनाम लेने वाली कौन सी बात है। विवान ने ठेला आगे बढ़ाया तो उस औरत ने इसे रोका। तुम रहते कहाँ हो, यह तो बता दो। अगले मोहल्ले की एक बस्ती में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम इतने गरीब हो और पर्स लेकर नहीं भागे और अब इनाम भी नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? मेरी माँ ऐसा कहती है, ईमानदार रहना और बगैर मेहनत का एक पैसा ना लेना। क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे? जी आप मेरे पीछे आइए। विवान ठेला चलाता बस्ती में आया, उनकी कर उसके पीछे धीरे धीरे हमारे घर तक आ गई। वह औरत मुझसे मिली, मेरा हाल जाना और मुझे अपने घर में बने क्वार्टर में रहने को कहा। उसने कहा, तुम किसी की मेहरबानी से इस जगह पर सर छुपाए हुए हो और बच्चों का साथ है। वह जरूर किसी दिन अपना मकान तुमसे खाली करने को कहेगा, तब तुम कहाँ जाओगी? मेरे घर का काम संभाल लो, मुझे तुम्हारी जैसी ईमानदार औरत की जरूरत है। मैं तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, तुमको अच्छी सैलरी मिलेगी और रहने का ठिकाना भी। ठीक है मैडम जी, कल अपने भाई के दोस्त को बुलाकर बात करती हूँ, आपको मेरा बेटा विवान बता देगा। मैंने अगले दिन अपने छोटे बेटे को अपने भाई के दोस्त के घर भेजा। उनका घर भी पास ही था। उसकी माँ आई तो सारी कहानी उनको बताकर उनसे राय ली। वह बोली, मेरा बेटा उन लोगों से मिलेगा, वह ठीक लोग होंगे, तो तुम्हारा भला इसी में है कि उनकी कोठी में रहने लगो और अपने बच्चों को पढ़ा लो, इनकी जिंदगी बन जाएगी, वरना ये बेचारे इसी तरह बेआसरा रहेंगे। ये क्वार्टर भी मेरे बड़े बेटे का है और वह बाहर गया हुआ है। जब वह वापस आएगा तो तुम्हारे लिए उस वक्त बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उन लोगों के राय देने के बाद विवान उनके साथ उन लोगों के घर गया साहब और उनकी पत्नी से मिला तो वह संतुष्ट हो गए। उसने मुझे यही सलाह दी कि भाभी आप यह नौकरी स्वीकार कर लो, क्योंकि सारी उम्र कोई किसी का साथ नहीं देता। आपके साथ 4 बच्चे हैं और विवान भी ज्यादा बड़ा नहीं है इसका। यूं गलियों गलियों में फिरकर सब्जी बेचना ठीक नहीं है। किसी दिन पुलिस ने या किसी गुंडे ने उसको तंग किया तो आप क्या करोगी? आप सेठ के घर रहो, हम आपकी खबर लेने आते रहेंगे। उसके तसल्ली दिलाने से मैंने उस औरत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके घर चली गई। वह अच्छे लोग थे और अमीर भी थे, उनको रुपए पैसे की परवाह नहीं थी और ना कमी, लेकिन इस औरत का घर संभालने वाली कोई अच्छी औरत इसको मिल नहीं रही थी। सास बूढ़ी थी जिसकी देखभाल करना भी इनके लिए एक परेशानी थी। इनको मेरी जरूरत थी और मुझे इन्होंने मेरे तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया और विवान को साहब ने अपने पास रख लिया। वह इसको सुबह ऑफिस ले जाते और शाम को साथ ले आते। इस तरह मेरे बेटे ने फैक्ट्री में बहुत सा काम सीख लिया। हम 20 साल इनके साथ रहे। मैडम के 2 बच्चे विकलांग थे जिनको संभालना जान जोखम का काम था। अब उन्हें मुझसे आराम था, मुझ पर भरोसा था। मुझे उन लोगों से बहुत सहारा मिला था। उन्होंने बहुत प्यार से हमें रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखते थे और तीनों को मैट्रिक तक शिक्षा दिलवाई। अफसोस के विवान ना पढ़ा सका, लेकिन वह ऑफिस का काम इतना सीख गया था कि साहब ने सारा काम उसको सौंप दिया और उसके लिए घर पर भी टीचर का इंतजाम कर दिया जिसने इसको पढ़ना लिखना सिखाया। ऊपर वाला हर इंसान को सभी कुछ नहीं दे देता। कुछ लोगों को दौलत देता है तो उन्हें औलाद से वंचित कर देता है। साहब को ऊपर वाले ने एक बेटी और एक बेटा दिया था, मगर दोनों हाथ पैर के कमजोर पैदा हुए बेटा तो 14 साल का होकर चल बसा, लेकिन बेटी जिंदा थी जिसको मैंने माँ बनकर पाला और संभाला था। यह लड़की अब मेरे बगैर एक पल नहीं रहती थी। साहब और मैडम जी ने इस बच्ची के नाम काफी पैसे और जायदाद करके छोड़ी हुई थी। एक दिन साहब का हार्ट फेल हो गया तो मैडम जी अकेली रह गईं। रिश्तेदार थे मगर कोई अच्छा और सच्चा नहीं था। सभी इनकी दौलत पर नजर रखते थे और इस बात को वह अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उन्होंने उन पर भरोसा ना किया। वह अपने किसी मामले में उनका दखल पसंद नहीं करती थी। वही हुआ जिसका डर था। साहब की मृत्यु को कुछ साल ही हुए थे कि उनके रिश्तेदारों ने मैडम जी को सताना शुरू कर दिया। वह उनकी जायदाद के खातिर इनकी चौखट पर थे। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी रिया के खातिर कुर्बानी दो।
मैं उसकी शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहती हूँ ताकि विवान से मेरा रिश्ता बन जाए। वह मेरा दामाद बन जाएगा तो मैं समझूंगी कि मेरी बेटी सुरक्षित हो गई है। मैंने विवान से पूछा तो वह मान गया और उसने रिया से शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैडम जी ने रिया के साथ शादी करके काफी पैसे इनके नाम बैंक में जमा करा दिए और अपने बाद विवान को अपनी जायदाद और बेटी का सरपरस्त बना दिया। वह अपने पति की मृत्यु के बाद 15 साल तक जिंदा रही। हमने कभी उनको शिकायत का मौका ना दिया। रिया का भी अपनी सगी बेटी से बढ़कर ख्याल रखा। वह दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थी, मगर भोली सी थी और चल फिर नहीं सकती थी। मुझको उसे सहारा देकर उठाना बैठाना पड़ता था। अपनी माँ की मृत्यु से कुछ साल पहले रिया की भी मृत्यु हो गई तो मैडम जी का दुनिया की हर चीज से दिल उठ गया। बेटी के गम में और बीमार पड़ गई। मैडम जी ने कोठी, कार, जायदाद, रुपया, पैसा सब कुछ विवान के हवाले कर दिया। वह जब तक जिंदा रही हमने उनका हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन खुद उनमें जीने की इच्छा और आरजू खत्म हो गई थी। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने वकील को बुलवाकर सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करवाई ताकि उनके बाद उनके रिश्तेदार हमें तंग न करे। साहब जी जीते जी ही अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर गए थे। वह हर चीज की खुद मालिक थी। बेटी ना रही तो उन्होंने हमको ही अपना सब कुछ और सबसे ज्यादा करीब जाना और मरते दम तक वह मेरे बच्चों को अपनी औलाद कहती रही और मेरे बच्चों ने भी उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रहने दी, बल्कि इनकी सेवा ऐसे कि जैसे औलाद अपनी सगी माँ की करती है। आज मैं बूढ़ी हूँ और मैं जिस हाल में अपने घर से दरबदर होकर यहाँ आई थी वह वक्त कितना कठिन था। डर लगा रहता था कि अगले दिन हमको खाने के लिए निवाला मिलेगा भी या नहीं। आज मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। रुपए पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। वह पढ़े लिखे हैं और अपने घर बार के हो गए हैं। मैंने कभी यह सोचा तक नहीं था कि ऊपर वाला हम जैसे जमीन पर गिरे हुए को इतनी इज्जत और इतनी खुशहाल जिंदगी दे देगा। हमेशा मैंने अपने बच्चों को ईमानदारी का सबक दिया। इसका सिला मेरे भगवान ने मुझे दे दिया था। विवान ने मैडम जी का पर्स लौटाकर मेरी इज्जत की, लाज राखी और ऊपर वाले ने इसके अच्छे काम और नेक नियत को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि ऊपर वाला तो कुछ देने से पहले कभी कभी अपने भक्तों को आजमाता भी है। उसने नोटों से भरा हुआ पर्स देकर विवान को आजमाया था और उसके बाद हम पर उसकी कृपा होती ही चली गई। ऊपर वाले पर यकीन सच्चा हो तो वह इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं करता। मेरे बेटे विवान ने रिया की जिंदगी में कभी दूसरी लड़की की सोच तक दिल में नहीं आने दी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरे सब बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी है। मेरा यह बेटा क्यों अकेला रहे। आखिर बहुत मेहनत के बाद मुझे मेरे बेटे की तरह एक अच्छी बहू मिल गई जो मेरा बेटियों की तरह ख्याल रखती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।